हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा आज अपने लिए पढ़ना है बेटा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी पढ़ना है। कल अपन ने शंट पढ़ा था, आज क्या पढ़ रहे हैं? धारा मापी। फिर इसका एक ही टॉपिक और बच जाएगा जिसका नाम रहेगा साइक्लोट्रॉन। ये जैसे अपन ने वान डी ग्राफ जनित्र पढ़ा था ना, उसी के जैसा ये जनित्र तो नहीं है ना, एक्सेलरेट करवाने वाली एक चीज़ है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगी। तो वो अपन पढ़ेंगे कल, जिसका नाम क्या रहेगा? साइक्लोट्रॉन। लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 चालू हो जाएगा। अभी देखिएगा, ये है आपका धारा मापी। धारा मापी ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर बेटा, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, धारा मापी। वैसे तो हम धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, हम इससे भी अच्छी चीज है जिसका नाम है, क्योंकि ये जल जाती है इसकी कुंडली, तो जलने से यदि बचाना है, ज्यादा धारा खर्च नहीं करनी, तो इसके समांतर क्रम में कल क्या लगाया था? एक शंट। ये धारा मापी लगाया, इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगाया, शंट लगाया, तो ये वाला उपकरण अब क्या कहलाने लगा? अमीटर। तो धारा को मापने के लिए काय का प्रयोग करने लगे? अमीटर का। जानते कि नहीं? तो अभी तो अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि ये अमीटर अपन बना रहे कि क्या। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? धारा मापी गैल्वेनोमीटर। बेटा, किसी भी परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में, जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान के चलो ये कोई वायर है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस वायर में करंट है कि नहीं, ये कैसे पता करोगे? आप कहोगे छूकर पता कोई नहीं करता बेटा, क्योंकि छूकर करंट अपनी बॉडी में फ्लो हो जाएगा, करंट लग जाएगा। तो फिर कैसे पता करते हैं? यहाँ पर अपन या तो धारामापी जोड़ेंगे या फिर क्या जोड़ेंगे? अमीटर, और उसको देखकर चेक करते हैं क्या इसमें धारा बह रही है। अगर बह रही है तो किस दिशा में? क्योंकि देखिएगा, टेस्टर अगर आप लगाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इधर से इधर जा रही कि इधर से इधर। केवल वायर अकेला एक कमरे में से गुजरा है, कहाँ से आया है नहीं पता, कहाँ जा रहा है नहीं पता। केवल एक वायर कमरे के अंदर है, उस कमरे में आपको देखना है, जैसे इस कमरे के अंदर ये वायर है, ये इधर चला गया दूर तक, इधर चला गया दूर तक, पता नहीं कि करंट कहाँ से आ रहा है। अब इसमें आपने जैसे टेस्टर लगाते हैं तो दिखता है कि हाँ जलने लगा है, टेस्टर में लाइट जलने लगी है, टेस्टर में जो बल्ब लगा होता छोटा सा अंदर वो जलने लगा, तो मन कहते करंट बह रहा है। अब मैंने पूछा भाई किस दिशा में बह रहा है? आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है करंट। तो फिर उसकी उपस्थिति, तो टेस्टर केवल ये बताता है उपस्थिति को, जबकि धारामापी उपस्थिति तो बताता ही है, और कितने एम्पियर बह रही है वो भी बताता है, और साथ में क्या बताता है? दिशा, कि इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही। तो ये तीनों चीजें बताता है। तो मुख्य रूप से अपन क्या लिखेंगे? धारामापी में दो चीजों का जिक्र करते हुए लिखेंगे कि धारामापी एक ऐसा उपकरण या युक्ति है, धारामापी ऐसी डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेजेंस, काई की प्रेजेंस, करंट की प्रेजेंस को बताती है और उसकी डायरेक्शन को भी बताती है। धारामापी एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताती है, साथ साथ में धारा की दिशा को भी बताती है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो धारामापी की डेफिनेशन आई समझ में कि धारामापी एक ऐसी युक्ति है जो, या डिवाइस है, जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति और धारा की दिशा को ज्ञात करवाती है या कर सकते हैं उसकी सहायता से। तो यहाँ हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति, किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति, किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, काय की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, करंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा यानी करंट की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस को पता लगाने के लिए यानी चेक करने के लिए, तथा उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, तथा उसकी मतलब धारा की, तथा
उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जिस युक्ति या उपकरण का, जिस युक्ति या यंत्र भी कह सकते हैं, का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? धारामापी कहलाता है। धारामापी कहलाता है। डेफिनेशन याद रहेगी क्या? किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए तथा उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जिस युक्ति या यंत्र का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? धारामापी या गैल्वेनोमीटर कहते हैं। मुख्यतः गैल्वेनोमीटर दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिएगा, मुख्यतः गैल्वेनोमीटर या धारामापी दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः धारामापी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चल कुंडली धारामापी। क्या बेटा? चल कुंडली धारामापी। चल का मतलब होता है मूविंग, कुंडली को बोलते हैं कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हो गया। जो दूसरा है उसका नाम है चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी। चल का मतलब होता है क्या बेटा? मूविंग मैग्नेट। अब कॉइल में कॉइल मूव नहीं होगी, अब कौन मूव होगा? मैग्नेट मूव होगा। तो मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ये हो गया बेटा। तो एक होता है मूविंग कॉइल, एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी। अब क्या होता है बेटा? अच्छे से देखना। ऐसे दो चुंबक रहेंगे, एक चुंबक का टुकड़ा यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। बीच में यहाँ पर मान के चलो ये कुंडली होगी, मान के चलो, है ना। तो ये कुंडली को घुमाओ, कुंडली को नहीं घुमा सकते तो कुंडली को स्टेबल रखो। किसको घुमा लो? चुंबक को। तो ज्यादा सरल घुमाना किसका होता है? कुंडली का। इसलिए अपने कोर्स में उन्होंने साफ साफ लिख कर दिया है कि आपके कोर्स में चल कुंडली धारामापी को पढ़ाइए, आप चल चुंबक धारामापी को नहीं पढ़ाना है। लेकिन ये जानना जरूरी था कि धारामापी या गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक होता है फर्स्ट होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सेकेंड होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी बनेगा। चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी। अब यहाँ पर आता है कि चल कुंडली यानी कि कुंडली रोटेट होगी। इसमें कौन रोटेट होगा? कौन मूव होगा बेटा? चुंबक या मैग्नेट मूव होगा। तो अपने लिए कुंडली वाला पढ़ना है। तो ये आपके कोर्स में है, ये आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन आप प्रकार में लिखिएगा। आप कहोगे सर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा धारामापी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, हाउ मेनी टाइप गैल्वेनोमीटर आर एग्जिस्ट। तो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चल कुंडली और एक होता है चल चुंबक। बनेगा। तो बेटा इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन आते हैं किस पर? चल कुंडली धारामापी पर।
हो गया। चलिए अब आगे आता है, आज ये दोनों ही पढ़ लेना है बेटा। एक बार वर्किंग समझ लोगे तो सब कुछ बनने लगेगा, बहुत आसान लगेंगे। ये आते कम हैं लेकिन चूंकि इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्या पता आपको आ जाए। वो जब आ जाएंगे तो 5 नंबर में आएगा, तो 5 नंबर फिर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पता है ना। तो अब देखिएगा, अब आता है कि चल कुंडली धारा मापी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आप कहोगे इसमें भी प्रकार होते हैं, बिल्कुल। अभी तो धारा मापी के प्रकार पढ़े, अब किसके पढ़ेंगे, चल कुंडली यानी मूविंग क्वाइल भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सस्पेंडेड और एक होता है पाइवोटेड। तो यहां देखिएगा, चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। अब बेटा चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए, ऐसा आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा, चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार किसे कहते हैं, नहीं क्या, चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिएगा। तो चल कुंडली धारा मापी 2 प्रकार के होते हैं। उत्तर में क्या लिखोगे, चल कुंडली धारा मापी, फिर एक एक का वर्णन करेंगे, अपन एक्सप्लेन करेंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को, उसकी बनावट, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन, पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका नामांकन नेमिंग करेंगे, फिर उसका पूरी बनावट कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे वर्किंग या वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे पूरा। तो वर्किंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। बनावट तो आपको ऐसी कि आपको एक बार बता देंगे तो आप हमेशा को रट जाएगी, आप भूलेंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन करने के कई फायदे हैं बेटा। पहला फायदा, ये कभी रटने नहीं पड़ते, भले ही 2 पेज के हों, क्योंकि एक बार समझ लो आप मन से लिख सकते हो। इसको ध्यान रखना, ये इसकी खासियत है क्वेश्चन की, इन्हें मन से लिखा जा सकता है, बस समझने की देर होती है। चल कुंडली धारा मापी 2 प्रकार के होते हैं, चल कुंडली धारा मापी 2 प्रकार के होते हैं। चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा बेटा, पहला होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, जिसको बोलते हैं आप सस्पेंडेड क्वाइल। सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर, निलंबित कुंडली धारा मापी। और दूसरा होता है बेटा, इसको फुल डिटेल में बता रहे कि इसका नाम ऐसा क्यों है, सस्पेंडेड क्वाइल, निलंबित कुंडली धारा मापी। और एक होता है बेटा पाइवोटेड। कैसा होता है, पाइवोटेड। ये तो सस्पेंडेड हो गया, अब कौन सा अगला रहेगा बेटा, पाइवोटेड यानी कीलकित, पाइवोटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड का मतलब होता है कीलकित। क्या होता है बेटा, कीलकित, याद रखना कीलकित वर्ड, कीलकित क्वाइल मतलब कुंडली धारा मापी। तो क्वेश्चन आएगा चल कुंडली धारा मापी किसे कहते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रकार के पढ़ने हैं। वैसे तो एक ही प्रकार का पढ़ा के छोड़ देते हैं, वो बताते ही नहीं कि ये सस्पेंडेड भी होता है और पाइवोटेड भी होता है, वो तो जानते हैं। दोनों में मूव कौन होता है, कुंडली मूव होती है तो मूविंग क्वाइल पढ़ा रहे हैं, आप कोई सा भी समझ लो, चाहे जे, जबकि दोनों को अलग अलग ही पढ़ना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं। अपन चल कुंडली की चल चुंबक तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, यानी मूविंग मैग्नेट वाला नहीं पढ़ रहे अपन, तो मूविंग क्वाइल वाला पढ़ रहे हैं। तो पाइवोटेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर या कीलकित कुंडली धारा मापी। अब बेटा पहले अपन स्टार्ट करते हैं कैसे, निलंबित से। तो ये वाला पढ़ेंगे, प्रत्येक का वर्णन करना है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो,
क्वेश्चन आएगा चल कुंडली धारा मापी किसे कहते हो, सॉरी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहले सस्पेंडेड कॉइल और दूसरा होता है पाइवोटेड कॉइल। पहला निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा होता है कीलकित कुंडली धारा मापी। अब बड़ी सी हेडिंग कौन सी डाल देंगे, पहले नंबर की, ये पहले नंबर का, या इसका नाम ए नंबर का दे देना और इसका नाम कौन सा बी, तो ए वाला लिखेंगे, बीचों बीच हेडिंग डलेगी, फिर उसका डायग्राम बनेगा। तो हम पहले कीलकित पहला समझ लीजिए, दूसरा आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ज्यों की त्यों वर्किंग रहेगी, कुछ ज्यादा चेंज नहीं रहेगा उसमें। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इसलिए उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कौन सा पढ़ रहे हैं पहले अपन, सस्पेंडेड कॉइल या निलंबित कुंडली धारा मापी, ठीक है ना। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी। अब देखिएगा निलंबित कुंडली धारामापी या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा। तो निलंबित कुंडली धारामापी एक ऐसा धारामापी होता है जो धारा को तो मापता ही है, लेकिन इसमें जो कुंडली होती है बेटा, देखो कुंडली वर्ड आ रहा है, मैग्नेट नहीं आ रहा है, चुंबक नहीं आ रहा है, इसका मतलब मूव तो कौन होगी, कुंडली होगी। लेकिन ये सस्पेंडेड कॉइल का मतलब होता है ये एक ही जगह स्थिर होती है, ये एक ही जगह स्थिर होने का मतलब होता है। निलंबित का मतलब वो किसी से जुड़ी नहीं होती है ना, तो उसको इसलिए नाम कहा गया जब किसी से जुड़ी नहीं हो, कोई कहते हैं ना कि किसी डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ा तो वो सस्पेंड हो गया। सस्पेंड का मतलब वो किसी डिपार्टमेंट यानी कि किसी भी पार्ट से और जुड़ी नहीं होती है। देखिएगा तो इसका नाम क्या होता है, निलंबित कुंडली धारामापी। अब ये क्या धारामापी, अब ये देखो धारामापी मुख्य रूप से धारा की उपस्थिति का बोध होता है, यानी कि पता करता है। धारामापी का काम मुख्य रूप से होता है कि धारा की उपस्थिति का पता करना कि बह रही कि नहीं बह रही। और दूसरा एग्जैक्ट रीडिंग लेने के लिए अपन कभी इसका प्रयोग नहीं करते, काय का प्रयोग करते हैं, अमीटर का। तो इसके 2 काम ही इंपॉर्टेंट है, एक उपस्थिति का पता करता है और दूसरा उसकी दिशा को बताता है। तो धारामापी ये है। अब सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छे से देखना बेटा, यहाँ से एक एक चीज समझ में आएगी। पहले आपको एक बीचों बीच एक कोर बनानी है, तो ये पहले एक काम करते हैं, मैग्नेट बनाते हैं। तो ये मैंने बना दिए मैग्नेट, देखो ऐसे 2 मैग्नेट बना दिए। एक मैग्नेट यहाँ बना दिया, इसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। इस चुंबक का एन इधर रखा, इस चुंबक का एस इधर रखा, या एक ही चुंबक के 2 ध्रुव खंड मान लिए हमने, है ना। और यहाँ बीचों बीच रखते हैं बेटा एक कोर, ये है लेनी है सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि ये लेनी नरम लोहे का क्रोड। रीजन आगे पता चलेगा कि नरम लोहे का क्यों लेते हैं, क्योंकि नरम लोहे का जो क्रोड होता है बेटा, नरम लोहे का जो क्रोड होता है उस क्रोड में इसका नाम रख देंगे सी। क्या नाम रख देंगे, सी। नरम लोहे का ये क्रोड हो गया। अच्छा इसका नाम सी नहीं देना तो कुछ और दे दो, सी नहीं देना क्योंकि सी नाम तो अभी और भी आएगा आगे, इसलिए सी नहीं दीजिएगा, इसका नाम दे देना ई। क्या नाम दे देना, ई, चलेगा। अब इसके बाद यहाँ इसे एक कुंडली, इसके ऊपर क्या लपेट देंगे, वायर लपेट देंगे। वायर लपेटने से क्या बन जाएगी, कुंडली। तो बस इसका नाम दे देंगे कुंडली, बन गई है। ये बीचों बीच बनाना है, एकदम छोटा, है ना। अब ये यहाँ पर आ जाएगी आपकी क्या, कुंडली। तो एक कुंडली बना लीजिएगा,
ये पहले मैंने सॉफ्ट आयरन कोर बना दी छोटी सी, फिर यहाँ पर एक फ्रेम बना दिया, इस फ्रेम को बोलते हैं कुंडली। तो ये कुंडली बना दी, कॉइल बना दी मैंने। तार को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो ये आपने क्या बना दी, एक कॉइल बना दी। ये कॉइल बना दी है ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और एक कॉइल बना दी। इस कॉइल के ऊपर से यहाँ से ये जाएगा, ऊपर एक समतल दर्पण लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है, तो यहाँ एक कॉनकेव मिरर लगा दीजिएगा। कॉनकेव मिरर लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है। उसके ऊपर देखिएगा यहाँ पर फास्फर, ये जो आपको एक यहाँ पर एक पत्ती लेनी है मेटल की, तो किस मेटल की लेते हैं, फास्फर ब्रॉन्ज की। काय की लेते हैं बेटा, फास्फर ब्रॉन्ज की एक पत्ती लेते हैं। ये धारा आएगी आई, है ना, और ये जो ये होता है आपका क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण का नाम क्या दे दीजिएगा, बी दे दीजिएगा। समतल दर्पण एक कॉनकेव मिरर का नाम क्या दीजिएगा। और ये काय की पत्ती है, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती है एफ, ये जो बनी हुई है। उसके बाद ऊपर यहाँ पर ये फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती है, ये तो आप जानते ही हो। फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के बाद यहाँ पर लेना है एक मरोड़ टोपी। इसका नाम क्या रखेंगे बेटा, मरोड़ टोपी, जिसको बोलते हैं आप टॉर्जन हेड। क्या बोलते हैं, टॉर्जन हेड। टॉर्जन हेड को हिंदी में बोला जाता है मरोड़ टोपी। क्या नाम बोला जाता है बेटा, मरोड़ टोपी या टॉर्जन हेड। और उसके बाद इस टॉर्जन हेड के बाद यहाँ से सीधा इसको एक और टॉर्जन हेड से जोड़ते हुए यहाँ एक स्क्रू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्क्रू। और इस स्क्रू का नाम क्या रख देंगे, देखो ये स्क्रू लगा दिया, इसके ऊपर मैंने ये स्क्रू लगा दिया और स्क्रू में ये हेयर स्प्रिंग लगा देते हैं। बाल की तरह होता है ना ये घुघराला, इसलिए इसका नाम क्या होता है, हेयर। तो इसका नाम क्या दे देंगे, पैच का नाम T1। क्या नाम देंगे, T1 बनेगा। और ये हो जाएगा आपका हेयर स्प्रिंग S बनेगा। तो इतने नाम दे दीजिएगा, अभी नामांकन अलग से कर देंगे। इसका नाम A दे दीजिएगा, तो A मतलब क्या हो जाएगी, मरोड़ टोपी। चलेगा ना, A क्या हो जाएगी, मरोड़ टोपी, चलेगा। उसके बाद बेटा नीचे की तरफ देखिएगा, इधर एक ऐसे पत्ती लगी होती है आयरन की, यहाँ से ये हेयर स्प्रिंग निकला होता है। इसका संबंध सीधा जाके टॉर्जन हेड के ऊपर यहाँ पर क्या लगा होता है बेटा, स्क्रू लगा देते हैं। अगला इसका नाम रख देंगे T2। ये T1 स्क्रू था, ये स्क्रू लगा दिया और इस स्क्रू में देखिएगा एक हेयर स्प्रिंग और लगा देते हैं। नाम ऐसे ही दीजिएगा सभी हेयर स्प्रिंग के, है ना। तो ये हो गया बेटा। अब देखिएगा इस पूरे के पूरे को एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, सब बढ़िया सा दिखने लगेगा। ये मैं इसको मिटा देता हूँ, निलंबित कुंडली धारा मापी, ठीक है। इसको बढ़िया एक पूरे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा ऐसा, तो ये उपकरण दिखने लगता है कि ये एक उपकरण है और ये उपकरण के अंदर की बनावट ऐसे होती है, बनेगा। अब देखो बेटा, इसका नाम चाहो तो आप लिख लो, या बनावट में या इसी में लिखना है तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग से इसका क्या लिख देना, नामांकन लिख देना, चलेगा। इसका नाम क्या लिख देना, हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग या केवल स्प्रिंग लिख देना। ये हो जाएगा आपका इसका नाम E फॉर एलिफेंट, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रोड। तो ये क्रोड, तो नाम इसमें देने से अच्छा है कि आप वहाँ दो। ये हो जाएगी आपकी F, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, समतल दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण। ये धारा दिख ही रही है आपको। ये हो जाएगी आपकी कॉइल या कुंडली,
बनेगा। ये हो जाएंगे चुंबक। ऐसे करके ये सारे नाम दे देना, या फिर यहाँ नाम नहीं देना तो अलग से नीचे क्या लिख देना बेटा, नामांकन बनेगा। तो नामांकन लिखना, देखना ऐसे नामांकन या नेमिंग लिखना, नामांकन। और नामांकन में क्या आएगा वो अच्छे से देखो पहले इसको। सी की जगह सॉरी ई हो जाएगी एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम। नहीं, ये सी नहीं बेटा, ई। इसका नाम क्या देना, ई देना, और इसका नाम दे देना डी। चलेगा? या एक काम करो, इसका नाम ई दे दो, बाहर वाले का क्या दे दो, ई, और इसका डी। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि ई क्या है। तो देखो क्वाइल है, तो ई आ जाएगी क्या बेटा, क्वाइल। तो यहाँ पर आएगा एल्यूमिनियम ये जो क्वाइल रहती है एल्यूमिनियम के बाहर लपेट के बनाएंगे तो लिखिए एल्यूमिनियम का आयताकार क्रोड, एल्यूमिनियम की आयताकार क्रोड या फ्रेम, एल्यूमिनियम की आयताकार क्रोड या फ्रेम। फिर उसके बाद एन और डैश करके क्या लिखोगे, एस। एन एस क्या है, तो एन एस हो जाएगी शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव खंड, है ना, या शक्तिशाली चुंबक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, शक्तिशाली चुंबकीय द्विध्रुव, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव बनेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, है ना। उसके बाद बेटा डी का नाम लिख देना। ये क्या हो जाएगी आपकी, क्रोड या कोर हो जाएगी बेटा। तो इसका नाम लिख देना क्रोड। उसके बाद देखो बी का नाम क्या लिख देना, कॉनकेव मिरर या समतल दर्पण। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम इसको सेंड कर देंगे, समतल दर्पण बनेगा। समतल दर्पण के बाद क्या हो जाएगी, ए क्या है बेटा, मरोड़ टोपी। तो ए का नाम क्या लिख देना, मरोड़ टोपी या टॉर्जन हेड। ये हो गई टॉर्जन हेड या मरोड़ टोपी बनेगा। और T1 और T2 क्या हो जाएंगे, अच्छा एफ क्या हो जाएगी, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। एफ क्या हो जाएगी, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। T1 और T2 का नाम क्या लिख देना, संयोजन पैच या स्क्रू हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, T1 और T2 स्क्रू हो जाएंगे। और एस का नाम क्या लिख देना, हेयर स्प्रिंग या केवल स्प्रिंग लिख देना बनेगा। इतना हो जाएगा ये किसमें, सस्पेंडेड क्वाइल या निलंबित कुंडली धारामापी में। इतना आपको डायग्राम बनाना है। वो ये सबसे पहले चुंबक बनाना, चुंबक के बीच में कुंडली को रखना, कुंडली में से एक पत्ती निकालना, उसमें धारा जाएगी, उसको कैसे जोड़ देना, समतल दर्पण कॉनकेव मिरर से। उसमें से फिर एक स्पेशल पत्ती आती है जो घूमने के बाद ज्यादा टर्न नहीं होती है, अपनी पुनः उसी अवस्था में वापस आ सकती है। तो कौन सी मेटल की लेनी पड़ती है, फास्फर ब्रॉन्ज की। और ये ऐसी मरोड़ टोपी होती है कि वापस जब उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी उसी अवस्था में वापस आ जाता है स्प्रिंग घूम के। तो यहाँ से ये सीधा अपने लिए ऐसे बनाना, इसको एक पैच T1 से घस देना है, इसको एक पैच किससे, T2 से बना देना है। तो लिखेंगे, अब देखना अच्छे से बनावट, है ना, बनावट। चित्र में निलंबित कुंडली धारामापी प्रदर्शित है। इसमें एल्यूमिनियम का एक आयताकार फ्रेम होता है या कुंडली होती है। इसमें एक एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम या कुंडली होती है जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को, सेपरेटेड वायर रहते हैं, काय के, कॉपर के सेपरेटेड वायर को लपेटा जाता है। तो ऐसे करके एक फ्रेम बन जाता है जिसका नाम क्या होता है, क्वाइल या कुंडली। तो लिखेंगे चित्र में निलंबित कुंडली धारामापी प्रदर्शित है। इसमें एल्यूमिनियम का एक आयताकार क्या होता है बेटा, फ्रेम होता है, आयताकार फ्रेम होता है जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को, ध्यान रखना ये आयताकार फ्रेम बना कैसे, इसके जिसमें तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर एक कुंडली या क्वाइल बनाई जाती है जिसके एक सिरे को फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से होते हुए, ये काय की पत्ती है बेटा, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से होते हुए, देखो फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती द्वारा मरोड़ टोपी से जोड़ दिया जाता है। और उनके मध्य में फास्फर ब्रॉन्ज किससे जोड़ दिया जाता है, मरोड़ टोपी से जोड़ दिया जाता है। देखो जिसके एक सिरे को
मरोड़ टोपी ए से जोड़ दिया जाता है, जिसके मध्य में एक समतल दर्पण लगा होता है। तो जिसके एक सिरे को काय से, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से, ये पत्ती काय की है बेटा, यहां से लेकर ये जो पत्ती बनी हुई है, ये पत्ती काय की है, किस मेटल की है, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से होते हुए मरोड़ टोपी से जोड़ दिया जाता है, या टॉर्जन हेड से, मरोड़ टोपी या टॉर्जन हेड, TORSION, टॉर्जन HEAD, हेड, तो टॉर्जन हेड से जोड़ दिया जाता है बेटा, बनेगा, ये लिख दिया मैंने, टॉर्जन हेड से जोड़ दिया जाता है मरोड़ टोपी से। तो जिसके एक सिरे को फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से होते हुए मरोड़ टोपी ए से जोड़ दिया जाता है, जिसके मध्य में एक समतल दर्पण बी लगा होता है, जिसके मध्य में एक समतल दर्पण लगा होता है, तथा मरोड़ टोपी को संयोजन पैच T1 से जोड़ दिया जाता है, तथा मरोड़ टोपी को एक संयोजन पैच किससे, T1 से, देखो ये दिख रहा होगा, संयोजन पैच T1 से जोड़ दिया जाता है। और इसके दूसरे सिरे को देखो, तथा फ्रेम या कुंडली के किस सिरे को, दूसरे सिरे को, ये एक सिरे को ही आ जाएगा, दूसरे सिरे को स्प्रिंग एस से होते हुए संयोजन पैच T2 से जोड़ दिया जाता है, संयोजन पैच किससे, T2 से, तथा कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए, तथा कुंडली को इसको स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे घूमने के लिए, देखो जैसे मान के चलो ये कुंडली है तो ये ऐसे ऐसे घूम सके, तो इसको घूमने, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए, तथा कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव खंडों के मध्य में इसे रख दिया जाता है, तथा कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक या इंडिपेंडेंटली घूमने के लिए इसे क्या किया जाता है, दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य में रख दिया जाता है, तथा संपूर्ण व्यवस्था को एक अचुंबकीय पदार्थ के बक्से में बंद कर दिया जाता है। तो ये बॉक्स काय का हो जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ का, इसका नाम क्या दे देना, Z क्या हो जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ का बॉक्स बनेगा, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होगा, किसी भी चीज की मैग्नेटिक फील्ड का असर ना हो, तो लिख दिया जैसे अचुंबकीय पदार्थ के बक्से में, जैसे कि कॉपर के बॉक्स में, ऐसे अचुंबकीय पदार्थ में मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, कॉपर, है ना, चुंबकीय नहीं है, कैसा है, अचुंबकीय, तो अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में जैसे बंद कर दिया जाता है, बनेगा। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, कंस्ट्रक्शन या बनावट, फिर से देखना, एक ही बार में चित्र को देखकर ही सब कुछ बोलना है, कोई भी बोल सकता है, बस ध्यान दीजिएगा। चित्र में कौन सा बेटा, सस्पेंडेड कॉइल यानी कि निलंबित कुंडली धारामापी प्रदर्शित है। इसमें एल्यूमिनियम के एक आयताकार क्रोड के ऊपर या नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर एल्यूमिनियम के पृथक्कृत या तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेट कर एक क्या बनाई जाती है बेटा, कुंडली बनाई जाती है। तो क्या लिखोगे, चित्र में निलंबित कुंडली धारामापी प्रदर्शित है। इसमें एल्यूमिनियम का एक आयताकार फ्रेम होता है, जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेट कर एक क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है। इसमें एल्यूमिनियम का क्या होता है बेटा, नरम लोहे का एक क्रोड होता है, जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेट कर और एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लेकर एक क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है, ऐसे भी बोल सकते हो। नरम लोहे का क्रोड रहेगा, उसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत वायर रहेंगे, फिर उसके ऊपर एक काय की सीट लगा दी जाएगी, काय का फ्रेम लगा दिया जाएगा, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लगाकर क्या बनाई जाएगी, एक कुंडली बनाई जाएगी, जिसके एक सिरे को काय से, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से होते हुए मरोड़ टोपी ए से जोड़ दिया जाता है। देखो इस पत्ती से होते हुए मरोड़ टोपी ए से जोड़ दिया जाता है, जिसके मध्य में एक समतल दर्पण क्या लगा होता है, बी लगा होता है। अब मरोड़ टोपी को संयोजन पैच T2 से कस दिया जाता है या पैच T1 से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिसमें एक हेयर स्प्रिंग या क्या स्प्रिंग लगा होता है। फिर लिखेंगे अब कुंडली के, पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अब कुंडली के दूसरे सिरे को, अब कुंडली के दूसरे सिरे को एक स्प्रिंग से होते हुए दूसरे पैच T2 से जोड़ दिया जाता है। अब जी और बच गए, तो इसके बाद क्या बोलते हो, संयोजन पैच, इसके दूसरे सिरे को स्प्रिंग एस से होते हुए संयोजन पैच T2 से जोड़ दिया जाता है। फिर लिखोगे अब कुंडली को कैसा घूमने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए, फ्रीली मूव कब करेगा, तो लिखेंगे आपको कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक या फ्रीली मूव करने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव खंडों के मध्य में से रख दिया जाता है। क्या बोलोगे, अब किसको, कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक यानी कॉइल को स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली मूव करने के लिए, फ्रीली राउंड करने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए दो शक्तिशाली चुंबक यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के मध्य में से क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। फिर इस पूरी व्यवस्था को एक
अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी चीज का इस पर असर ना हो, जिसके कारण ये इधर उधर ना घूमे, इसमें कोई भी स्प्रिंग अपने आप ना खींचे। तो मुख्य रूप से यही अकेली मैग्नेटिक फील्ड रहे, कोई अलग से ना रहे, तो इसे एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ये हो जाएगा बेटा आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब आता है कि ये सर कार्य कैसे करता है, वर्किंग बताइए इसकी, या वर्किंग प्रिंसिपल एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा। वर्किंग कहें या वर्किंग प्रिंसिपल कहें, बात एक ही है। अब इसको वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिएगा फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलिए अब इसको साफ कर देते हैं नीचे का ये नेमिंग। तो सबसे पहले अपन ने डायग्राम पढ़ा, डायग्राम के बाद अगला इसका नेमिंग करनी है, नेमिंग के बाद इसकी क्या लिखनी है, बनावट, बनावट के बाद में आएगा वर्किंग प्रिंसिपल बनेगा। अब इसमें देखिएगा वर्किंग प्रिंसिपल में बेटा कि जब धारामापी की कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक, तो धारामापी की कुंडली है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक क्या किया जाता है, ऐसे लटकाया जाता है। जैसे ये वाली कुंडली है, ये नीचे की तरफ ऐसे लटकी हुई है, इसमें काय में मैग्नेट है, देखो इस मैग्नेट और इस मैग्नेट के बीच में यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। तो उस पर तुरंत ही क्या लगता है बेटा, एक बलयुग्म लगता है, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, जिसको बोलते हैं विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, जो इसमें विक्षेप लाता है। जैसे एक जगह अपन ने पढ़ा था ऐसे करके, तो चुंबक पर यहाँ बल लग रहा था और यहाँ बल लग रहा था अपने द्विध्रुव पर, तो ये वाला घूम के ऐसे आ जाता था, विक्षेप हो जाता था ना उसमें। तो ऐसे यहाँ पर भी एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है। तो क्या लिखोगे, जब धारामापी की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटकाया जाता है, बनेगा। क्या लिखोगे, जब धारामापी की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उस पर एक विक्षेपक बलयुग्म लगता है, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, जो इसे क्या करता है, घुमाता है। तो विक्षेपक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास करता है, जो कुंडली को कहाँ लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। कहने का मतलब अगर ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है तो ये उसके इसको ऐसे नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र के कैसे लाने का प्रयास करेगा, लंबवत। देखो ये इधर, यानी कि आपके ये ऐसे जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं और ये उसके क्या हो जाएगा, लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र के ये हो गया समांतर और ये हो गया क्या, लंबवत। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसे घुमा कर वो ऐसे लाने का प्रयास करेगा और इधर से ऐसे बहुत सारे एरो निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे एरो निकल जाएंगे, यानी चुंबकीय बल रेखाएं एन से काय की तरफ, एस की तरफ बनेगा। तो क्या लिखोगे, जब किसे बेटा, कुंडली को कहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उस पर तुरंत ही एक विक्षेपक बलयुग्म यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कार्य करता है। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस कुंडली को, इस फ्रेम को कहाँ लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का। इसको इधर धक्का देगा और इसको कहाँ, ऊपर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास कर रहा है, बनेगा। माना कुंडली का क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए। ऐसा मान लेंगे हम, माना कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, ए है। क्या लिखोगे, माना कुंडली का क्षेत्रफल ए है। तो मरोड़ टोपी का नाम कुछ और दे देना, अगर ए नहीं देना तो, है ना, कुछ और दे देना। क्या लिखोगे, वैसे फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, माना कुंडली का क्षेत्रफल, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। पहले ये वाला पैराग्राफ तो आ ही जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल में, कौन सा, कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में यानी दो चुंबकों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उस पर एक बल या विक्षेपक बल युग्म कार्य करने लगता है। बल नहीं बेटा, बल युग्म, एक ऊपर करेगा और एक नीचे। तो बोलते हैं कि विक्षेप, एक ही चीज पे दो दो बल लग रहे, तो बल ना बोल के क्या बोलते हो, बल युग्म। तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो इसे कहाँ घुमाकर, चुंबकीय क्षेत्र के यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाने का प्रयास करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ और उसके कहाँ लाने का, परपेंडिकुलर यानी लंबवत लाने का क्या करता है, प्रयास करता है, बनेगा। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना। माना कुंडली का क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए है, और उसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन है। जो ये कुंडली है इसका क्षेत्रफल ए है, फेरों की संख्या कितनी है, इसमें एन है, तथा उसमें प्रवाहित धारा कितनी है बेटा, आई है। देखो उसमें कितनी धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि जब ये धारा मापी है तो धारा जाएगी, उपस्थिति बताएगी। तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है। फिर से सुना,
कुंडली का क्षेत्रफल A, कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कुंडली का एरिया कितना है A है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या कितनी है N है, कुंडली में जो फ्लो करंट है या प्रवाहित धारा है वो कितनी है I है, और कुंडली को कितनी तीव्रता में रखा गया है, B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो टॉर्क आ जाएगा आपका विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, यानी इसे बोलते हैं आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकल गया, यानी विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कितना आएगा? तो इसकी आएगा NIAB। NIA एक संस्था होती है ना, तो ध्यान रखिएगा NIA आपको याद रहेगा कि फेरों की संख्या N है, कुंडली का क्षेत्रफल A है, उसमें बहने वाली धारा I है, तथा ये कितनी तीव्रता में रखा है? B तीव्रता में रखा है। तो ये कितना आ जाएगा? NIAB। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकल गया अपना। एक विशेष प्रकार का टॉर्क है, इसका नाम क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो आप लिख सकते हैं टॉर्क D। क्या आ जाएगा बेटा? टॉर्क D। D का मतलब होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये आ जाएगा NIAB। फिर लिखेंगे इस विक्षेपक बलयुग्म के कारण यदि कुंडली का में कितना विक्षेप हो जाता है? थीटा, यानी कुंडली कितनी घूम जाती है? थीटा। मान के चलो ऐसी रखी थी, ऐसे घूम गई, तो क्या लिखोगे? इस विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण के कारण, इसके नीचे लिखेंगे इस विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण के कारण कुंडली में कितना विक्षेप यानी कितना डिफ्लेक्शन आ जाता है? थीटा डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी थीटा कोण वो घूम जाती है या थीटा कोण उत्पन्न हो जाता है विक्षेप। तो कुंडली के तार में ऐंठन या दृढ़ता C उत्पन्न हो जाती है। तो ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण, फिर से समझना बेटा, देखना पहले अच्छे से। जैसे मान के चलो ये कोई एक वायर है, इस वायर में बेटा ऐसे करके ये देखो, चूंकि इसमें लगी हुई कुंडली क्या कर रही है? घूम रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, और वापस छोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये रहा कि बेटा ऐंठन उत्पन्न हो गई, उसमें क्या उत्पन्न हो गई? ऐंठन, यानी रिस्टोरिंग, जिसको अपन बोलते हैं रिस्टोर हो गया, या ऐंठन उत्पन्न हो गई। ये ऐंठन कहलाती है किसी भी चीज में, कि अगर मान के चलो इसमें लटकी हुई चीज, एक पत्थर बांध दें और एक धागे में एक पत्थर बांधे और उसको क्या कर दें? लटका दें, पत्थर को तेजी से घुमाएं तो धागा सिकुड़ता जाएगा, ऐंठन उत्पन्न होती जाएगी। ऐंठन सभी जानते हैं, बात समझ रहे कि नहीं? तो अब आ जाएगा ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण, उसको बोलते हैं आप रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। उसका नाम भी टाउ होता है। तो आप ऐसे टॉर्क लिखिएगा, ये टॉर्क बनाइएगा, और टॉर्क के साथ में उसमें क्या लिख दीजिएगा बेटा? ये बनाया आपने टॉर्क, और टॉर्क में क्या लिख देना? छोटा सा नीचे R। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आ जाएगा? C थीटा। आप कहोगे ये कहाँ से लिख दिया आपने? देखो बेटा अच्छे से समझना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी हम भूल गए थे, हमें नहीं पता था कि क्या लिखना। तो हमने सोचा कुंडली का एरिया कितना है, उसने कहा A है। कुंडली में फेरे कितने हैं, कितने टर्न लिपटे हुए हैं तांबे के तार के, उसने कहा N। कुंडली में धारा कितनी गई? I। कितनी तीव्रता में रखा? B। हमने कहा चारों का गुणा कर देंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल गया, बनेगा। अब बात करते हैं कि जैसे ये घूमेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगी? ऐंठन। क्या उत्पन्न होगी बेटा? ऐंठन। तो मान के चलो ऐंठन कितनी उत्पन्न हो गई? C। तो ये ऐंठन गुणांक है C, बनेगा। ऐंठन उत्पन्न हुई है कितनी? C। और कितने कोण घूमा है जिसके कारण ऐंठन? तो थीटा कोण घूमने के कारण C ऐंठन उत्पन्न हुई है। इसको क्या बोलोगे? थीटा कोण घूमने के कारण उस फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती या स्प्रिंग में कितनी ऐंठन उत्पन्न हुई है? C ऐंठन उत्पन्न हुई है। तो आ जाएगा ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण। ये है विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, ये है ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये आ जाएगा C थीटा। अब यहाँ पर आएगी इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा? सेकंड, बनेगा। वैसे सुनो, इसकी वर्किंग शुरू से बता रहे हैं कि जब कुंडली को कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो इस पर एक विक्षेपक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो बताता है विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कितना? टाउ D बराबर NIAB, बनेगा। तो या फिर इसके नीचे इसके ऊपर लिख देना, यदि कुंडली का क्षेत्रफल A हो, कुंडली में फेरों की संख्या N हो, कुंडली में बहने वाली धारा I हो, तथा कुंडली को B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो, तो उस पर लगने वाला विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ D बराबर इतना, बनेगा। तो ये दोनों पैराग्राफ के बाद समीकरण 1 बनेगा। फिर इसके नीचे लिखना
इस ऐठन बल युग्म के कारण क्या हो गई, कुंडली कितने कोण घूम गई, थीटा कोण, जिससे उसमें कितनी और ऐठन उत्पन्न हो गई, सी ऐठन। अतः ऐठन बल युग्म का आघूर्ण टाउ आर बराबर कितना हो जाएगा, सी थीटा। फिर लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से बनेगा, क्या लिखोगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। एक मिनट रुकिएगा। संतुलन की स्थिति में लिख देना, संतुलन की स्थिति में। मैं क्या इस डायग्राम को साफ कर दूं, बिल्कुल अब साफ कर देता हूं, इसका कोई और उपयोग नहीं है ना। क्या लिखोगे, संतुलन की स्थिति में और इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति में या संतुलन के लिए स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि टाउ डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बताइएगा कितना हो जाएगा, एन आई ए बी बराबर में कितना हो जाएगा, सी थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, सी थीटा बनेगा। एन आई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, सी थीटा। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे ये चीजें नीचे पहुंच जाएंगी अपॉन में, बिल्कुल सी थीटा, और अपॉन में आ जाएगा बेटा एन आई बी। क्या हो जाएगा, एन आई बी। आई कितनी हो जाएगी, एम्पियर, क्योंकि ये धारा है बेटा, सो ये लिख दिया अपन ने क्या, एम्पियर बनेगा। यहाँ से एक चीज निकल कर आती है जिसको बोलते हैं अर्थात, क्योंकि मुख्य रूप से जो कुंडली घूमी है उसमें ऐठन आई है, कितने कोण घूमी है, इसका मतलब आई देखो, सी के क्या है, अनुक्रमानुपाती, आई थीटा के क्या है, अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल है, जबकि आई एन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बनेगा। सॉरी, एन ए बी, आई ए के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आई बी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसके, थीटा के कैसी है बेटा वो, तो ध्यान रखना ये सारी चीजें बेटा कांस्टेंट है, केवल थीटा अकेला है जो बदलेगा। सी ऐठन गुणांक बिल्कुल फिक्स होता है, एन फेरों की संख्या फिक्स होती है, 50 फेरे तो 50 वो बदलेंगे नहीं। एरिया अगर उसका 2 वर्ग मीटर है तो 2 वर्ग मीटर फिक्स है। चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबक आपने लगाए हैं वो जितने शक्तिशाली हैं वो बढ़ो घट नहीं जाएंगे। तो ये इतनी चीजें क्या रहेंगी बेटा, नियतांक। तो यहाँ पर आएगा अर्थात आई बराबर देखिएगा आई बराबर यहाँ पर आएगा सी अपॉन एन ए बी, और इनटू में क्या आ जाएगा, थीटा। ये चीजें क्या है, नियतांक हैं, इसके कारण बेटा ये आई अनुक्रमानुपाती कितना बचेगा, थीटा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, बराबर, और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक नियतांक। उस नियतांक का मान कितना रहेगा, सी अपॉन एन ए बी। अर्थात करके इतना लिख देना, अर्थात जितना ज्यादा उसमें ऐठन उत्पन्न होती जाए, जितनी ज्यादा धारा बहाओगे उतनी ज्यादा उसमें ऐठन उत्पन्न होगी। ध्यान रखना, जितना ज्यादा कोण घूमेगा, तो ये कोण ज्यादा कब घूमेगा, मान के चलिएगा उसका जो डायग्राम रहेगा ये ज्यादा से ज्यादा कब घूमेगा, इधर की तरफ कब जाएगा, मान के चलिए ये अभी किस पर है, 0 पर। 0 से इधर ज्यादा कब बढ़ेगा, ज्यादा कोण कब घूमेगा, जब उसमें ज्यादा धारा जाएगी। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, घूमने वाला एंगल है, वो इसके क्या होता है, धारा के प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा धारा बढ़ेगी उतना ज्यादा एंगल ये क्या होगा, मूव होगा या घूमेगा बनेगा बेटा। तो इतना आपसे कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है, लिख देना। अर्थात कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, अर्थात कुंडली में उत्पन्न विक्षेप उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ क्या लिखोगे, ये क्या है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप उसमें बहने वाली धारा आई के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे बनेगा। अब सस्पेंडेड कॉइल के बाद अगला कौन सा बन बनाना है बेटा आपको, कील के या पाइवोटेड कॉइल, गैल्वेनोमीटर, कील के कुंडली धारा मापी।
कौन सा बनाना है बेटा? कीलकित कुंडली धारामापी। देखिएगा उसकी बनावट वगैरह सब कुछ बेटा सेम रहेगी, ज्यों की त्यों लिखना है। ये वर्किंग प्रिंसिपल ज्यों का त्यों लिखना है। बनावट में बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी इसकी जो वर्किंग है वो जस्ट कॉपी, बिल्कुल ज्यों की त्यों कॉपी कर देना। उसमें एक भी चीज आपको चेंज नहीं करनी है। जैसा इसमें लिखा है सेम वैसा ही उसमें लिख दीजिएगा। बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? सिर्फ इसकी वर्किंग अकेली थोड़ी सी, सॉरी, वर्किंग ज्यों की त्यों रहेगी। आपका केवल क्या बदलेगा बेटा? डायग्राम थोड़ा सा बदलेगा और इसकी बनावट बदलेगी, और बाकी ज्यों का त्यों। सस्पेंडेड की जगह क्या आ जाएगा बेटा? पाइवोटेड वायर। देखना, पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, कीलकित कुंडली धारामापी। कीलकित कुंडली धारामापी, इसमें बेटा क्या करना है देखना पहले। थोड़ा नीचे से बनाते हैं डायग्राम। ये बनाया है ऐसा, फिर इसके बाद एक फ्रेम लगा देंगे इसमें। ऐसे फ्रेम लगा देंगे इसमें। यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल रख देंगे, इधर आपका साउथ पोल रख देंगे। ये आपकी कुंडली बना दी, ये फ्रेम लगा दिया, इसका नाम कुंडली लिख दीजिएगा। यहाँ पर वैसे ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना। इसके एक सिरे को यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दीजिएगा, ऐसे स्प्रिंग लगा दीजिएगा एक। और यहाँ पर ऐसे चूल्हे जैसा बना दीजिएगा, इसको बोलते हैं शीवन। चूल्हा क्या होता है बेटा? चूल्हा, तो इसको बोलते हैं चूल। क्या बोलते हैं? चूल। तो ये बना दिया आपने। इसका नाम क्या है बेटा? C2 दे देना। क्या नाम दे देना? C2। ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? ये तो बड़ा आसान है, हाथ से बन जाएगा। उसके बाद ऐसे यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दीजिएगा। इस स्प्रिंग का नाम दे देना S। अच्छा, इस स्प्रिंग को आगे यहाँ पर एक पैच से घस देना, तो इसका नाम क्या रहेगा बेटा? T1। क्या रहेगा? T1। और इधर भी एक पैच से घस देना, इसका नाम क्या रहेगा? T2। क्या नाम रहेगा? T2। और एक ऐसे ही चूल्हे जैसी आकृति यहाँ पर निकालिएगा और यहाँ पर बना लीजिएगा। यहाँ बेटा एक संकेतक लगा होता है, जिस संकेतक में ऐसे बना होता है। ये हटा देते हैं बर्डन। संकेतक को जानते ही हैं, स्केल में जिसमें दिखता है।
ऐसे संकेतक बना होता है। ये संकेतक बना होता है। ये हो जाएगा आपका कीलकित कुंडली धारामापी। इसको पूरे को एक बॉक्स में क्या कर देना, बंद। और इसका नीचे क्या लिख देना, नामांकन। क्या लिख देना बेटा, नामांकन। तो ऐसे इसका नाम दे देना C1, इसका नाम क्या दे देना C2। ये दोनों चूल्हे की आकृति जैसे है, इसलिए इनको बोला जाता है चूल। क्या बोला जाता है बेटा, चूल। CHOOL। तो ये हो जाएंगे आपके कीलकित कुंडली धारामापी स्प्रिंग, और T1 में ये लगा दिए, क्रूड फ्रेम हो गई, ये आपके चुंबक लगे हुए हैं, बनेगा। अब बनावट में क्या लिखना है, बनावट के लिए बदल बेटा, कार्य सिद्धांत में एक भी वर्ड नहीं बदलना है, ज्यों कहते हो जस्ट कॉपी। जो इसका था वही इसका रहेगा। अभी आपने पाइवोटेड कॉइल का भी वही है, सस्पेंडेड कॉइल का भी वही है। कार्य सिद्धांत तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि दोनों के दोनों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं और उनकी कार्य विधि एक जैसी ही रहेगी। इसमें लिखना है कि चित्र में कीलकित कुंडली धारामापी प्रदर्शित है। इसमें एल्यूमिनियम का एक आयताकार या वृत्ताकार फ्रेम होता है। तो इसमें एल्यूमिनियम का एक आयताकार फ्रेम है, जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर क्या बनाई गई है, एक कुंडली बनाई गई है। जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई गई है, जिसके एक सिरे को स्प्रिंग T1 से होते हुए, जिसके एक सिरे को स्प्रिंग T1 से होते हुए चूल C1 से जोड़ दिया जाता है। और इसके दूसरे, ताकि कुंडली धुरी पर लगातार क्या करती रहे, घूमती रहे, बनेगा। फिर से सुनना, चित्र में कीलकित कुंडली धारामापी या पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर प्रदर्शित है। इसमें एल्यूमिनियम का एक आयताकार फ्रेम होता है, जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर क्या बनाई गई है, कुंडली बनाई गई है। तो इसको लिख सकते हो कि इसका एक रोड होता है, रोड में तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर एक क्या बनाई गई है, कुंडली बनाई गई है, जिसके एक सिरे को पैच T1 और स्प्रिंग T1 से होते हुए चूल C2 से जोड़ दिया जाता है, चूल C1 से जोड़ दिया जाता है, तथा इसके दूसरे सिरे को स्प्रिंग T2 से होते हुए चूल C1 से जोड़ दिया जाता है, ताकि ये जो फ्रेम है ये लगातार काय के बीच में शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके, ताकि कुंडली की एक धुरी पर लगातार क्या कर रही, घूमती रहे, तथा कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवखंडों के मध्य में स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जाता है। और इसके ऊपरी सिरे पर एक धारामापी या संकेतक तथा इसके ऊपरी सिरे पर एक धारामापी या संकेतक जोड़ दिया जाता है, और संपूर्ण व्यवस्था को एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ये ज्यादा सरल है बेटा, क्योंकि इसको तो डायरेक्ट दिख रहा है कि क्या है। सबसे पहले क्या बोलोगे आप, कि कुंडली धारामापी प्रदर्शित है। उसके बाद क्या बोलोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे, तो आप क्या इसको देखोगे और इसको देख के क्या बोलोगे। इसमें एक क्या होता है, एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम होता है, जिसके ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर क्या बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है। इसके ऊपरी सिरे को स्प्रिंग T2 से होते हुए चूल C2 से जोड़ दिया जाता है, तथा इसके एक सिरे को, इसके दूसरे सिरे को स्प्रिंग T1 से होते हुए चूल C1 से जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है, ताकि ये कुंडली शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवखंडों के मध्य में लगातार एक ही धुरी पर क्या करती रहे, घूमती रहे। तो ये लगातार ऐसे ऐसे इसी की धुरी पर क्या होती रहेगी बेटा, घूमती रहेगी। तथा इसके ऊपरी सिरे पर एक संकेतक क्या लगा होता है, T लगा होता है। तो लिख दिया कि धारामापी संकेतक T जोड़ दिया जाता है, कुछ भी नाम दे देना, धारामापी संकेतक S जोड़ दिया जाता है, और संपूर्ण व्यवस्था को एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। बस बेटा, इसके बाद जब आप कार्य सिद्धांत लिखोगे तो जस्ट कॉपी, कुछ भी नहीं आपको अलग से लिखना। क्या लिखोगे, जब कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंडों के मध्य में घुमाया जाता है या स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो तुरंत ही इस पर क्या लगने लगता है, विक्षेपक बल में लगने लगता है। यदि कुंडली का क्षेत्रफल A हो, कुंडली में बहने वाली धारा I हो, तथा इसमें फेरों की संख्या N हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, B हो, तो इस पर लगने वाला विक्षेपक बल योग में टाउ D बराबर कितना आ जाएगा, NIAB। फिर क्या लिखोगे, घूमने के कारण ये कितना कोण घूम गई, थीटा, जिससे इसमें कितनी ऐंठन उत्पन्न हो गई, C। अतः पैठन बल युग्म का आघूर्ण या रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आ जाएगा, C थीटा। दोनों को बराबर कर देना, बाकी को बटे में भेज देना। बाकी थीटा को छोड़ के जो चीज बच गई वो क्या है, नियतांक है। तो I अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा कि जो अर्थात इसमें उत्पन्न विक्षेप थीटा, उसमें बहने वाली धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही गैल्वेनोमीटर का या जल कुंडली धारामापी का क्या है बेटा, सिद्धांत है या कार्य सिद्धांत है, बनेगा।
ऐसा करके ये सेकंड वाला और कर लीजिएगा। ये आपके आज गैल्वेनोमीटर फिनिश हो गए। बेटा आते कम है लेकिन पढ़ाना हमारा काम है, क्योंकि आगे कभी भी आ गए तो आप ये नहीं कहोगे कि सर पढ़ाया नहीं। तो वैसे भी ये ऐसे हैं कि एक बार बना लो, एक बार पढ़ लो तो अपने मन से इनको लिखा जा सकता है, कोई कठिन तो है ही नहीं। बात समझ रहे कि नहीं बेटा? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक बचा है लास्ट, जिसका नाम क्या है, साइक्लोट्रॉन। वो आपका करवाएंगे कल ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।